नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज सुनिए कहानी दूसरी दुनिया। लेखक हैं निर्मल वर्मा। बहुत पहले मैं एक लड़की को जानता था। वह दिन भर पार्क में खेलती थी। उस पार्क में बहुत से पेड़ थे, जिनमें से मैं बहुत कम को पहचानता था। मैं सारा दिन लाइब्रेरी में रहता था और जब शाम को लौटता था तो वह उन पेड़ों के बीच बैठी दिखाई देती थी। बहुत दिनों तक हम एक दूसरे से नहीं बोले। मैं लंदन के उस इलाके में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठहरा था। उन दिनों मैं एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता था, सस्ती जगह की तलाश में। वे काफ़ी गरीबी के दिन थे। वह लड़की भी काफ़ी गरीब रही होगी, यह मैं आज सोचता हूँ। वह एक आधा उधड़ा स्वेटर पहने रहती, सिर पर कत्थई रंग का टोप, जिसके दोनों तरफ उसके बाल निकले रहते। कान हमेशा लाल रहते और नाक का ऊपरी सिरा भी, क्योंकि वे अक्टूबर के अंतिम दिन थे, सर्दियां शुरू होने से पहले के दिन। और ये शुरू के दिन कभी कभी असली सर्दियों से भी ज़्यादा क्रूर होते थे। सच कहूँ तो ठंड से बचने के लिए ही मैं लाइब्रेरी आता था। उन दिनों मेरा कमरा बर्फ़ हो जाता था। रात को सोने से पहले मैं अपने सब स्वेटर और जुराबें पहन लेता था। रजाई पर अपने कोट और ओवरकोट जमा कर लेता था, लेकिन ठंड फिर भी नहीं जाती थी। यह नहीं कि कमरे में हीटर नहीं था, किंतु उसे जलाने के लिए उसके भीतर एक शीलिंग डालना पड़ता था। पहली रात जब मैं उस कमरे में सोया तो रात भर उस हीटर को पैसे खिलाता रहा। हर आधे घंटे बाद उसकी जठराग्नि शांत करनी पड़ती थी। दूसरे दिन मेरे पास नाश्ते के पैसे भी नहीं बचे थे। उसके बाद मैंने हीटर को अलग छोड़ दिया। रात भर ठंड से कांपता रहता, लेकिन यह तसल्ली रहती कि वह भी भूखा पड़ा है। वह मेज पर ठंडा पड़ा रहता, मैं बिस्तर पर, और इस तरह हम दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहता। सुबह होते ही मैं जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी चला जाता। पता नहीं कितने लोग मेरी तरह वहाँ आते थे। लाइब्रेरी खुलने से पहले ही दरवाजे पर लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे। उनमें से ज़्यादातर बूढ़े लोग होते थे, जिन्हें पेंशन बहुत कम मिलती थी, किंतु सर्दी सबसे ज़्यादा लगती थी। मेज़ों पर एक दो किताबें खोलकर वे बैठ जाते। कुछ ही देर बाद मैं देखता मेरे दाएं बाएं सब लोग सो रहे हैं। कोई उन्हें टोकता नहीं था। एक आध घंटे बाद लाइब्रेरी का कोई कर्मचारी वहाँ चक्कर लगाने को आ जाता, खुली किताबों को बंद कर देता और उन लोगों को धीरे से हिला देता जिनके खर्राटे दूसरों की नींद या पढ़ाई में खलल डालने लगे हों। ऐसी ही एक ऊँघती दोपहर में मैंने उस लड़की को देखा था, लाइब्रेरी की लंबी खिड़की से। उसने अपना बस्ता एक बेंच पर रख दिया था और खुद पेड़ों के पीछे छिप गई थी। वह कोई धूप का दिन न था, इसीलिए मुझे कुछ हैरानी हुई थी कि वह लड़की इतनी ठंड में बाहर खेल रही है। वह बिल्कुल अकेली थी, बाकी बेंचें खाली पड़ी थीं। और उस दिन पहली बार मुझे यह जानने की तीव्र उत्सुकता हुई कि वे कौन से खेल हैं जिन्हें कुछ बच्चे अकेले में खेलते हैं। दोपहर होते ही वह पार्क में आती, बेंच पर अपना बैग रख देती और फिर पेड़ों के पीछे भाग जाती। मैं कभी कभी किताब से सिर उठाकर उसकी ओर देख लेता। 5 बजने पर सरकारी अस्पताल का गजर सुनाई देता। घंटे बजते ही वह लड़की जहाँ भी होती दौड़ते हुए अपनी बेंच पर आ बैठती। वह बस्ते को गोद में रखकर चुपचाप बैठी रहती जब तक दूसरी तरफ से एक महिला न दिखाई दे जाती। मैं कभी उस महिला का चेहरा ठीक से न देख सका। वह हमेशा नर्स की सफ़ेद पोशाक में आती थी और इससे पहले कि बेंच तक पहुंच पाती, वह लड़की अपना धीरज खोकर भागने लगती और उन्हें बीच में ही रोक लेती। वे दोनों गेट की तरफ मुड़ जाते और मैं उन्हें उस समय तक देखता रहता जब तक वे आंखों से ओझल न हो जाते। मैं यह सब देखता था हिचकॉक के हीरो की तरह,
खिड़की से बाहर, जहाँ यह पैंटोमिम रोज दोहराया जाता था। यह सिलसिला शायद सर्दियों तक चलता रहता यदि एक दिन अचानक मौसम ने करवट न ली होती। एक रात सोते हुए मुझे सहसा अपनी रजाई और उस पर रखे हुए कोट बोझ जान पड़े। मेरी देह पसीने से लथपथ थी, जैसे बहुत दिनों बाद बुखार से उठा हूँ। खिड़की खोलकर बाहर झांका तो न धुंध न कोहरा। लंदन का आकाश नीली मखमली डिबिया सा खुला था, जिसमें किसी ने ढेर सारे तारे भर दिए। मुझे लगा जैसे यह गर्मियों की रात है और मैं विदेश में न होकर अपने घर की छत पर लेटा हूँ। अगले दिन खुलकर धूप निकली थी। मैं अधिक देर तक लाइब्रेरी में नहीं बैठ सका। दोपहर होते ही मैं बाहर निकल पड़ा और घूमता हुआ उस रेस्तरां में चला आया जहाँ मैं रोज़ खाना खाने जाया करता था। वह एक सस्ता यहूदी रेस्तरां था। वहाँ सिर्फ 1.5 शिलिंग में कोशर गोश्त, 2 रोटियाँ और बियर का एक छोटा गिलास मिल जाता था। रेस्तरां की यहूदी मालकिन, जो युद्ध से पहले लिथुआनिया से आई थी, एक ऊंचे स्टूल पर बैठी रहती। काउंटर पर एक कैश बॉक्स रखा रहता और उसके नीचे एक सफ़ेद सियामी बिल्ली ग्राहकों को घूरती रहती। मुझे शायद वह थोड़ा बहुत पहचानने लगी थी, क्योंकि जितनी देर मैं खाता रहता उतनी देर वह अपनी हरी आँखों से मेरी तरफ टुकुर टुकुर ताकती रहती। गरीबी, ठंड और अकेलेपन के दिनों में बिल्ली का सहारा भी बहुत होता है, यह मैं उन दिनों सोचा करता था। मैं यह भी सोचता था कि किसी दिन मैं भी ऐसा ही हिंदुस्तानी रेस्तरां खोलूँगा और एक साथ 3 बिल्लियाँ पालूँगा। रेस्तरां से बाहर आया तो दोबारा लाइब्रेरी जाने की इच्छा मर गई। लंबी मुद्दत बाद उस दिन घर की चिट्ठियाँ और अखबार आए थे। मैं उन्हें पार्क की खुली धूप में पढ़ना चाहता था। मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ जब मेरी नज़र पार्क के फूलों पर गई। ये बहुत छोटे फूल थे जो घास के बीच अपना सिर उठाकर खड़े थे। इन्हीं फूलों के बारे में शायद जीसस ने कहा था, लिलीज ऑफ द फील्ड, ऐसे फूल जो आने वाले दिनों के बारे में नहीं सोचते। वे गुजरी हुई गर्मियों की याद दिलाते थे। मैं घास के बीच उन फूलों पर चलने लगा। बहुत अच्छा लगा। आने वाले दिनों की दुश्चिंताएं झरने लगी। मैं हल्का सा हो गया। मैंने अपने जूते उतार दिए और घास पर नंगे पांव चलने लगा। मैं बेंच के पास पहुंचा ही था कि मुझे अपने पीछे एक चीख सुनाई दी। कोई तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की दिखाई दी। वह पेड़ों से निकलकर बाहर आई और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। यू आर कॉट, उसने हंसते हुए कहा। अब आप जा नहीं सकते। मैं समझा नहीं। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। आप पकड़े गए, उसने दोबारा कहा। आप मेरी ज़मीन पर खड़े हैं। मैंने चारों तरफ देखा। घास पर फूल थे, किनारे पर खाली बेंचें थीं, बीच में 3 एवरग्रीन पेड़ और एक मोटे तने वाला ओक खड़ा था। उसकी ज़मीन कहीं दिखाई न दी। मुझे मालूम नहीं था, मैंने कहा और मुड़कर वापस जाने लगा। नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते। बच्ची एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। वे आपको जाने नहीं देंगे। कौन नहीं जाने देंगे, मैंने पूछा। उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया जो अब सचमुच सिपाही से दिखाई दे रहे थे, हट्टे कट्टे पहरेदार। मैं बिना जाने उनके अदृश्य फंदे में चला गया था। कुछ देर तक हम चुपचाप आमने सामने खड़े रहे। उसकी आंखें बराबर मुझ पर टिकी थीं, उत्तेजित और सतर्क। जब उसने देखा मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है तो वह कुछ ढीली पड़ी। आप छूटना चाहते हैं, उसने कहा। कैसे? मैंने उसकी ओर देखा। आपको इन्हें खाना देना होगा, ये बहुत दिन से भूखे हैं। उसने पेड़ों की ओर संकेत किया। वे हवा में सिर हिला रहे थे। खाना मेरे पास नहीं है, मैंने कहा। आप चाहें तो ला सकते हैं, उसने आशा बंधाई। ये सिर्फ फूल पत्ते खाते हैं। मेरे लिए यह मुश्किल नहीं था।
वे अक्टूबर के दिन थे और पार्क में फूलों के अलावा ढेरों पत्ते बिखरे रहा करते थे। मैं नीचे झुका ही था कि उसने लपक कर मेरा हाथ रोक लिया। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, यह मेरी ज़मीन है, आपको वहाँ जाना होगा। उसने पार्क के फेंस की ओर देखा। वहाँ मुरझाए फूलों और पत्तों का ढेर लगा था। मैं वहाँ जाने लगा कि उसकी आवाज़ सुनाई दी। ठहरिए, मैं आपके साथ आती हूँ, लेकिन अगर आप बचकर भागेंगे तो यहीं मर जाएंगे। वह रुकी, मेरी तरफ देखा। आप मरना चाहते हैं? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। वह इतना गर्म और उजला दिन था, मरने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। हम फेंस तक गए। मैंने रुमाल निकाला और फूल पत्तियों को बटोरने लगा। मुक्ति पाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। वापस लौटते हुए वह चुप रही। मैं कनखियों से उसकी ओर देख लेता था। वह काफ़ी बीमार सी बच्ची जान पड़ती थी, उन बच्चों की तरह गंभीर जो हमेशा अकेले में अपने साथ खेलते हैं। जब वह चुप रहती थी तो होंठ बिजक जाते थे। नीचे का होंठ थोड़ा सा बाहर निकल जाता, जिसके ऊपर दबी हुई नाक बेसहारा सी दिखाई देती थी। बाल बहुत छोटे थे और बहुत काले, गोल छल्लों में धुली हुई रुई की तरह बटे हुए, जिन्हें छूने को अनायास हाथ आगे बढ़ जाता था, लेकिन वह अपनी दूरी में हर तरह की छुअन से परे जान पड़ती थी। अब आप इन्हें खाना दे सकते हैं, उसने कहा। वह पेड़ों के पास आकर रुक गई थी। क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मैं कोई गारंटी, कोई आश्वासन पाना चाहता था। इस बार वह मुस्कुराई और मैंने पहली बार उसके दांत देखे, एकदम सफ़ेद और चमकीले, जैसे अक्सर निग्रो लड़कियों के होते हैं। मैंने वे पत्तियां रुमाल से बाहर निकाली, 4 हिस्सों में बांटी और बराबर बराबर से पेड़ों के नीचे डाल दी। मैं स्वतंत्र हो गया था, कुछ खाली सा भी। मैंने जेब से चिट्ठियां और अखबार निकाले और उस बेंच पर बैठ गया जहां उसका बैग रखा था। वह काले चमड़े का बैग था, भीतर किताबें ठुसी थीं। ऊपर की जेब में आधा कुतरा हुआ सेब बाहर झांक रहा था। वह ओझल हो गई थी। मैंने चारों तरफ से देखा तो उसकी फ्रॉक का एक कोना झाड़ियों से बाहर दिखाई दिया। वह एक खरगोश की तरह दुबक कर बैठी थी, मेरे ही जैसे किसी भूले भटके यात्री पर झपटने के लिए। किंतु बहुत देर तक पार्क से कोई आदमी नहीं गुजरा। हवा चली तो पेड़ों के नीचे जमा की हुई पत्तियां घूमने लगीं, एक भंवर की तरह, और वह अपने शिकार को भूलकर उनके पीछे भागने लगी। कुछ देर बाद वह बेंच के पास आई, एक क्षण मुझे देखा, फिर बस्ते की जेब से सेब निकाला। मैं अखबार पढ़ता रहा और उसकी दांतों के बीच सेब की कुतरन सुनता रहा। अचानक उसकी नज़र मेरी चिट्ठियों पर पड़ी जो बेंच पर रखी थीं। उसके हिलते हुए जबड़े रुक गए। ये आपकी हैं? हाँ, मैंने उसकी ओर देखा। और यह? उसने लिफाफे पर लगे टिकट की ओर उंगली उठाई। टिकट पर हाथी की तस्वीर थी, जिसकी सूंड ऊपर हवा में उठी थी। वह अपने दांतों के बीच हंसता सा दिखाई दे रहा था। तुम कभी जू गई हो? मैंने पूछा। एक बार पापा के साथ गई थी। उन्होंने मुझे एक पेनी दी थी और हाथी ने अपनी सूंड से उस पेनी को मेरे हाथ से उठाया था। तुम डरी नहीं? नहीं, क्यों? उसने सेब कुतरते हुए मेरी ओर देखा। पापा तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आते? एक बार आए थे, 3 बार पकड़े गए। वह धीमे से हंसी, जैसे मैं वहाँ ना हूँ, जैसे कोई अकेले में हंसता है जहाँ एक स्मृति 50 तहें खोलती है। अस्पताल की घड़ी का गजर सुनाई दिया और हम दोनों चौंक गए। लड़की ने बेंच से बस्ता उठाया और उन पेड़ों के पास गई जो चुप खड़े थे। बच्ची हर पेड़ के पास जाती थी, छूती थी, कुछ कहती थी, जिससे सिर्फ पेड़ सुन पाते थे। आखिर में वह मेरे पास आई और मुझसे हाथ मिलाया, जैसे मैं भी उन पेड़ों में से एक हूँ। उसकी निगाहें पीछे मुड़ गईं। मैंने देखा कौन है।
वह महिला दिखाई दी। वही नर्सों वाली सफ़ेद पोशाक हरी घास पर चमक रही थी। बच्ची उन्हें देखते ही भागने लगी। मैंने ध्यान से देखा, यह वह महिला थी जिन्हें मैं लाइब्रेरी की खिड़की से देखता था। छोटा कद, कंधे पर थैला और बच्ची जैसे ही काले घुंघराले बाल। वे मुझसे काफ़ी दूर थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई दे जाती थी। अलग अलग शब्द नहीं, सिर्फ 2 स्वरों की एक आहट। वे घास पर बैठ गई थी। बच्ची मुझे भूल गई थी। मैंने जूते पहने, अखबार और चिट्ठियाँ जेब में रख लीं। अभी समय काफ़ी है, मैंने सोचा। 1-2 घंटे लाइब्रेरी में बिता सकता हूँ, पार्क के जादू से अलग अपने अकेले कोने में। मैं बीच पार्क में चला आया। पेड़ों की फुनगियों पर आग सुलगने लगी थी। समूचा पार्क सोने में गल रहा था। बीच में पत्तों का दरिया था, हवा में हिलता हुआ। कौन कौन? कोई मुझे बुला रहा था, किंतु मैं चलता गया, रुका नहीं। कभी कभी आदमी खुद अपने को बुलाने लगता है। बाहर से भीतर और भीतर कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह बुलावा और दिनों की तरह नहीं था। यह रुका नहीं, इसलिए अंत में मुझे ही रुकना पड़ा। इस बार कोई शक नहीं हुआ। सचमुच कोई चीख रहा था, स्टॉप स्टॉप। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लड़की खड़ी होकर दोनों हाथ हवा में हिला रही थी। सच, मैं फिर पकड़ा गया था। दोबारा से बेवकूफ़ों की तरह मैं उसकी ज़मीन पर चला आया था, 4 पेड़ों से घिरा हुआ। इस बार माँ और बेटी दोनों हंस रही थी। वे झूठी गर्मियों के दिन थे। ये दिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, इसे सब जानते थे। लाइब्रेरी उजाड़ रहने लगी। मेरे पड़ोसी बूढ़े पेंशन याफ्ता लोग अब बाहर धूप में बैठने लगे। आकाश इतना नीला दिखाई देता कि लंदन की धुंध भी उसे मैला न कर पाती। उसके नीचे पार्क एक हरे टापू सा लेटा रहता था। ग्रेता, यह उसका नाम था। हमेशा वहाँ दिखाई देती थी। कभी दिखाई न देती तो भी बेंच पर उसका बस्ता देखकर पता चल जाता कि वह यहीं कहीं है, किसी कोने में दुबकी है। मैं बचता हुआ आता, पेड़ों से, झाड़ियों से, घास के फूलों से। हर रोज़ वह कहीं न कहीं एक अदृश्य भयानक फंदा छोड़ दी जाती, और जब पूरी सतर्कता के बावजूद मेरा पाँव उसमें फंस जाता तो वह बदहवास चीखती हुई मेरे सामने आ खड़ी होती। मैं पकड़ लिया जाता, छोड़ दिया जाता, फिर पकड़ लिया जाता। यह खेल नहीं था, वह एक पूरी दुनिया थी। उस दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं था, हालांकि मैं कभी कभी उसमें बुला लिया जाता था, ड्रामे में एक एक्स्ट्रा की तरह। मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि वह मुझे किसी भी समय बुला सकती थी। एक दोपहर हम दोनों बेंच पर बैठे थे। अचानक वह उठ खड़ी हुई। हेलो मिसेस टॉमस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज आप बहुत दिन बाद दिखाई दी। यह मेरे इंडियन दोस्त हैं, इनसे मिलिए। मैं अवाक उसे देखता रहा। वहाँ कोई न था। आप बैठे हैं, इनसे हाथ मिलाइए, उसने मुझे कुछ झिड़कते हुए कहा। मैं खड़ा हो गया, खाली हवा से हाथ मिलाया। ग्रेटा खिसक कर मेरे पास बैठ गई ताकि कोने में मिसेस टॉमस बैठ सकें। आप बाजार जा रही थीं? उसने खाली जगह को देखते हुए कहा। मैं आपका थैला देखकर समझ गई। नहीं, माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मुझे बहुत काम करना है। इन्हें देखिए, उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया। ये सुबह से भूखे हैं। मैंने अभी तक इनके लिए खाना नहीं बनाया। आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी? ओह, आप घर से पीकर आई हैं? क्या कहा? मैं आपके घर क्यों नहीं आती? आजकल वक्त कहाँ मिलता है। सुबह अस्पताल जाना पड़ता है, दोपहर को बच्चों के साथ। आप तो जानती हैं, मैं इतवार को आऊँगी। आप जा रही हैं? उसने खड़े होकर दोबारा हाथ मिलाया। मिसेस टॉमस शायद जल्दी में थी। विदा लेते समय उन्होंने मुझे देखा नहीं। बदले में मैं बेंच पर ही बैठा रहा। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। फिर सहसा वह चौंक पड़ी। आप कुछ सुन रहे हैं? उसने मेरी कोहनी को झंझोड़ा। कुछ भी नहीं, मैंने कहा।
फ़ोन की घंटी कितनी देर से बज रही है, ज़रा देखिए कौन है। मैं उठकर बेंच के पीछे गया, नीचे घास से एक टूटी टहनी उठाई और ज़ोर से कहा, हेलो, कौन है? उसने कुछ अधीरता से पूछा। मिसेस टॉमस, मैंने कहा। ओह, फिर मिसेस टॉमस? उसने एक थकी सी जम्हाई ली, धीमे कदमों के से पास आई, मेरे हाथ से टहनी खींच कर कहा, हेलो मिसेस टॉमस, आप बाज़ार से लौट आई? क्या क्या लाई? मीट बॉल्स, फिश फिंगर्स और आलू के चिप्स। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। वह शायद चुन चुन कर उन सब चीज़ों का नाम ले रही थी जो उसे सबसे अधिक अच्छी लगती थी। फिर वह चुप हो गई, जैसे मिसेस टॉमस ने कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव उसके सामने रखा है। ठीक है मिसेस टॉमस, मैं अभी आती हूँ। नहीं, मुझे देर नहीं लगेगी, मैं अभी बस स्टेशन की तरफ जा रही हूँ। गुड बाय मिसेस टॉमस। उसने चमकती आँखों से मेरी ओर देखा। मिसेस टॉमस ने मुझे डिनर पर बुलाया है, आप क्या करेंगे? मैं सोऊंगा, पहले इन्हें कुछ खिला देना, नहीं तो ये रोएंगे। उसने पेड़ों की ओर इशारा किया, जो ठहरी हवा में निस्पंद खड़े थे। वह तैयार होने लगी, अपने बिखरे बालों को संवारा, पाउडर लगाने का बहाना किया, हथेली का शीशा बनाकर उसमें झांका। धूप और पेड़ों की छाया के बीच वह सुंदर जान पड़ रही थी। जाते समय उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं उसे देखता रहा जब तक वह पेड़ों और झाड़ियों के घने झुरमुट में गायब नहीं हो गई। ऐसा हर रोज़ होने लगा। वह मिसेस टॉमस से मिलने जाती और मैं बेंच पर लेटा रहता। मुझे अकेला नहीं लगता था। पार्क की अजीब अदृश्य आवाज़ें मुझे हरदम घेरे रहती। मैं एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चला आता। वह पार्क के सुदूर कोनों में भटकती फिरती। मैं लाइब्रेरी की किताबों का सिरहाना बनाकर बेंच पर लेट जाता, लंदन के बादलों को देखता। वे घूमते रहते और जब कभी कोई सफ़ेद टुकड़ा सूरज पर अटक जाता, तब पार्क में अंधेरा सा घिर आता। ऐसे ही एक दिन जब मैं बेंच पर लेटा था, मुझे अपने नज़दीक एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मुझे लगा मैं सपने में मिसेस टॉमस को देख रहा हूँ। वे मेरे पास, बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई हैं, मुझे बुला रही हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने बच्ची की माँ खड़ी थी। उन्होंने ग्रेटा का हाथ पकड़ रखा था और कुछ असमंजस में मुझे निहार रही थी। माफ़ कीजिए, उन्होंने सकुचाते हुए कहा, आप सो तो नहीं रहे थे? मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। आज आप जल्दी आ गईं, मैंने कहा। उनकी सफ़ेद पोशाक, काली बेल्ट और बालों पर बंधे स्कार्फ को देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। लगता था वे अस्पताल से सीधे यहाँ चली आ रही थी। हाँ, मैं आज जल्दी आ गई, वे मुस्कुराने लगी। शनिवार को काम ज़्यादा नहीं रहता, मैं दोपहर को ही आ जाती हूँ। वे वेस्ट इंडीज़ के चौड़े उच्चारण के साथ बोल रही थी, जिसमें हर शब्द का अंतिम हिस्सा गुब्बारे सा उड़ता दिखाई देता था। मैं आपसे कहने आई थी, आज आप हमारे साथ चाय पीने चलिएगा, हम लोग पास में ही रहते हैं। उनके स्वर में कोई संकोच या दिखावा नहीं था, जैसे वे मुझे मुद्दत से जानती हूँ। मैं तैयार हो गया। मैं अरसे से किसी के घर नहीं गया था। अपने बेड सिटर से लाइब्रेरी और पार्क तक परिक्रमा लगाता था। मैं लगभग भूल गया था कि उसके पर एक और दुनिया है, जहाँ ग्रेटा रहती होगी, खाती होगी, सोती होगी। वह आगे आगे चल रही थी। कभी कभी पीछे मुड़कर देख लेती थी कि कहीं हम बहुत दूर तो नहीं छूट गए। उसने शायद कुछ अनोखा सा लग रहा था कि मैं उसके घर आ रहा हूँ। अजीब मुझे भी लग रहा था उसके घर आना नहीं, बल्कि उसकी माँ के साथ चलना। वे उम्र में काफ़ी छोटी जान पड़ती थी, शायद अपने कद के कारण। मेरे साथ चलते हुए वे कुछ इतनी छोटी दिखाई दे रही थी कि भ्रम होता था कि मैं किसी दूसरी ग्रेटा के साथ चल रहा हूँ। रास्ते भर वे चुप रहीं, सिर्फ
जब उनका घर सामने आया तो वे ठिठक गईं। आप भी तो कहीं पास रहते हैं? उन्होंने पूछा। ब्राइड स्ट्रीट में, मैंने कहा। ट्यूब स्टेशन के बिल्कुल सामने। आप शायद हाल में ही आए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इस इलाके में बहुत कम इंडियन रहते हैं। वे नीचे उतरने लगीं। उनका घर बेसमेंट में था और हमें सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ा था। बच्ची दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। कमरे में दिन के समय भी अंधेरा था। बत्ती जलाई तो 3-4 कुर्सियाँ दिखाई दीं। बीच में एक मेज़ थी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी और नंगी, जैसे उस पर पिंग पोंग खेली जाती हो। दीवार से सटा सोफ़ा था, जिसके सिरहाने एक रजाई लिपटी रखी थी। लगता था वह कमरा बहुत से कामों के काम आता था, जिसमें खाना, सोना और मौका पड़ने पर अतिथि सत्कार भी शामिल था। आप बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। वे पर्दा उठाकर भीतर चली गईं। मैं और ग्रेता कमरे में अकेले बैठे रहे। हम दोनों पार्क के पतझड़ी उजाले में एक दूसरे को पहचानने लगे थे, पर कमरे के भीतर न कोई मौसम था, न कोई माया। वह अचानक एक बहुत कम उम्र वाली बच्ची बन गई थी, जिसका जादू और आतंक दोनों झर गए थे। तुम यहाँ सोती हो? मैंने सोफे की ओर देखा। नहीं, यहाँ नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरा कमरा भीतर है, आप देखेंगे। किचन के आगे एक कोठरी थी, जो शायद बहुत पहले गोदाम रहा होगा। वहाँ एक नीली चिक लटक रही थी। उसने चिक उठाई और दबे कदमों से भीतर चली आई। धीरे से आइए, वह सो रहा है। कौन? हिश, उसने अपना हाथ मुंह पर रख ले दिया। मैंने सोचा कोई भीतर है, पर भीतर बिल्कुल सूना था। कमरे की हरी दीवारें थीं, जिन पर जानवरों की तस्वीरें चिपकी थीं। कोने में उसकी खाट थी, जो खटोला सी दिखाई देती थी। तकिए पर थिगलियों में लिपटा एक भालू लेटा था, गुदड़ी के लाल जैसा। वह सो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और तुम? मैंने कहा। तुम यहाँ नहीं सोती? यहीं सोती हूँ। जब पापा यहाँ थे तो वे दूसरे पलंग पर सोते थे। माँ ने अब उस पलंग को बाहर रखवा दिया है। कहाँ रहते हैं वे? इस बार मेरा स्वर भी धीमा हो गया। भालू के डर से नहीं, अपने उस डर से जो कई दिनों से मेरे भीतर पल रहा था। अपने घर रहते हैं, और कहाँ? उसने तनिक विस्मय से मुझे देखा। उसे लगा मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ हूँ। वह अपनी मेज़ के पास गई, जहाँ उसके स्कूल की किताबें रखी थीं। दराज खोला और उसके भीतर से चिट्ठियों का पुलिंदा बाहर निकाला। पुलिंदे पर रेशम का लाल फीता बंधा था, मानो वह क्रिसमस का कोई उपहार हो। वह उन्हें उठाकर मेरे पास ले आई। सबसे ऊपर वाले लिफाफे पर लगा टिकट दिखाया। वे यहाँ रहते हैं, उसने कहा। मुझे याद आया, वह मेरी नकल कर रही है। बहुत पहले पार्क में मैंने उसे अपने देश की चिट्ठी दिखाई थी। बैठक में उसकी माँ हमें बुला रही थी। आवाज़ सुनते ही वह कमरे से बाहर चली गई। मैं एक क्षण वहीं ठिठका रहा। खटोले पर भालू सो रहा था। दीवारों पर जानवरों की आंखें मुझे घूर रही थीं। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी बेसिनी थी, जिस पर उसका टूथब्रश, साबुन और कंघा रखे थे। बिल्कुल मेरे बेड सीटर की तरह। मैंने सोचा, किंतु मुझसे बहुत अलग। मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं भी जा सकता था। उसका कमरा अपनी चीज़ों में शाश्वत सा जान पड़ता था। मेज़ पर चिट्ठियों का पुलिंदा पड़ा था, रेशमी डोर में बंधा हुआ, जिसे जल्दी में वह अकेला छोड़ गई थी। कमरा देख लिया आपने? उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ जो भी आता है सबसे पहले उसे अपना कमरा दिखाती है। वे कपड़े बदल कर आई थी। लाल छींट की स्कर्ट और खुला खुला भूरे रंग का कार्डिगन। कमरे में सस्ती सेंट की गंध फैली थी। आप चाय नहीं, दावत दे रही हैं? मैंने मेज पर रखे सामान को देखकर कहा।
टोस्ट, जैम, मक्खन, चीज़, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें मैंने पहले कब देखी थी। धन्यवाद। इसका अगला भाग हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।